हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए हम रोज़ लेकर आते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज, देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो उसी क्रम में आज 22 अक्टूबर सन 2022, आज 22 अक्टूबर है। उसमें देखिए कुछ क्वेश्चन लेके आए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उनमें पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? सितरंग तूफान। सितरंग तूफान जो कि बहुत ही चर्चा में है अभी। सितरंग तूफान कहाँ पर आने की संभावना है? देखिए, तो सितरंग तूफान उड़ीसा के तट पर टकराएगा। कहाँ पर? उड़ीसा के तट पर। उड़ीसा के तट पर टकराने की संभावना है। कहाँ पर टकराएगा? उड़ीसा के तट पर। अब देखिए, सितरंग की बात करते हैं। सितरंग, तो सितरंग ये नाम किसने दिया? सितरंग एक जो ये तूफान आते हैं इनका नामकरण होता है। नाम अलग अलग देश देते हैं, विभिन्न देश देते हैं। जैसे असनी है, गुलाब है, यास है और ओनिल है। तो ये सभी अलग अलग देश नाम देते हैं। इसी क्रम में सितरंग का नाम किसने दिया? तो बताइए, नाम किसने दिया? थाईलैंड ने। किसने दिया? थाईलैंड ने। सितरंग नाम किसने दिया? थाईलैंड ने। टकराएगा कहाँ पर? उड़ीसा के तट पर। इसके बाद उड़ीसा के तट पर वहाँ की सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। जो तट के किनारे वाले गांव के लोग हैं उनको अंदर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और बंगाल, पश्चिम बंगाल और पश्चिम, देखिए बांग्लादेश की जो खाड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी है, जैसे ये भारत है, यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पर बांग्लादेश पड़ता है। बांग्लादेश कहाँ है? यहाँ बंगाल यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, और उड़ीसा यहाँ। तो उड़ीसा के तट पर ये टकराएगा आके, उड़ीसा के तट पर। इसके बाद बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में टकराएगा जाके। तो वहाँ कब? लगभग 25 तारीख। कब? लगभग 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को वहाँ टकराएगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने। सितरंग तूफान उड़ीसा के तट पर टकराएगा। अब देखिए, इसके आगे बात करते हैं जो पिछले नामकरण हुए, पिछले कुछ तूफानों के नामकरण। तो असनी, गुलाब, यास और ओनिल। ओनिल शायद आपके लिए एक नया होगा, शायद आपने सुना हो। तो असनी नाम किसने दिया? श्रीलंका ने। असनी नाम किसने दिया है? श्रीलंका ने। असनी श्रीलंका। गुलाब किसने दिया है? गुलाब दिया है पाकिस्तान। गुलाब किसने दिया है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक नई खबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की नई खबर, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। हाल ही में 2-3 दिन पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बाहर कर दिया गया है। FATF की लिस्ट, FATF लिस्ट जारी करता है जिसमें ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर हो चुका है। इसके बाद देखिए, यास और ओनिल। तो यास नाम किसने दिया है? बताइए, यास नाम किसने दिया? यास दिया है ओमान ने। यास किसने दिया? ओमान ने। यास, ओमान। गुलाब पाकिस्तान, असनी श्रीलंका। इसके बाद ओनिल। तो ओनिल देखिए, ओनिल नाम किसने दिया? जब ये तट वाले हमारे यहाँ इधर और इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर जब नामकरण की शुरुआत, यहाँ पर चक्रवातों की या तूफानों की नामकरण की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर नामकरण की शुरुआत हुई सन 2004 में। सन 2004 में। इसमें किस तरीके से नाम दिए जाते हैं? तो नाम ये पहले ही रख लिए जाते हैं। इसके बाद जो देश होता है, जिस देश का क्रम होता है, वो खुद देश डिसाइड करता है कौन सा नाम देना है। और देश का क्रम कैसे आता है? तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से देश का क्रम आता है। तो उसमें पहले कौन सा देश किसने दिया? सन 2004। सन 2004 में पहले अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो नाम दिए जाते हैं, उसमें सन 2004 में पहली बार नाम दिया गया था। नाम क्या दिया गया था? ओनिल। और देश कौन था? बांग्लादेश।
बांग्लादेश। किस देश ने? बांग्लादेश। किस देश ने? बांग्लादेश। नाम था ओनिल। देखिए इसका क्रम है ए और इसका क्रम है बी। याद करने के लिए बता दिया। ओनिल ए से शुरुआत है और बांग्लादेश की बी से शुरुआत है। देखिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है? पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 21 अक्टूबर को मनाया गया। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को। अब बताइए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1959 कब? 21 अक्टूबर 1959। 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख में चीनी हमले द्वारा चीनियों ने मतलब चीन के लोगों ने, सैनिकों ने भारतीय सिपाहियों पर पीछे से वार किया था, जिसमें 10 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। कितने? 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। युद्ध किसने किया था? चीन ने। और कैसे किया था? धोखे से। चीन ने धोखे से वार किया था। चीन ने धोखे से वार किया था, क्योंकि हमारे सैनिकों पर चीन सीधे सीधे वार करने से डरता है। चीन जो है सीधे सीधे वार करने से डरता है, इसलिए उसने धोखे से वार करके हमारे 10 पुलिस सिपाहियों को शहीद कर दिया था। पुलिस स्मृति दिवस उनकी ही याद में उसी 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1959 की घटना है। कब की घटना है? 21 अक्टूबर 1959 की। और कहाँ पर? लद्दाख। ये भी लिख लीजिएगा, कहाँ पर की घटना है? लद्दाख। लद्दाख की घटना है। लद्दाख की घटना है, वो 21 अक्टूबर 1959 की घटना है और उसमें 10 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अब देखिए यूपी में क्या हुआ। उसमें यूपी में उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी ने उसी स्मृति दिवस पर 21 अक्टूबर को एक घोषणा की है। क्या घोषणा क्या की है? कि जो पुलिसकर्मियों को साइकिल भत्ता 300 रुपये मिलता था, पुलिसकर्मियों को जो साइकिल भत्ता 300 रुपये मिलता था, उसको बढ़ा करके 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता कर दिया गया। मोटरसाइकिल भत्ता कर दिया गया। कितना? 500 रुपये। तो इसमें कितनी वृद्धि हो गई है? 200 रुपये की। 300 रुपये साइकिल भत्ता था, 300 रुपये साइकिल भत्ता था और 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ते के रूप में देने की घोषणा की। घोषणा कहाँ की है? लखनऊ। कहाँ की है? लखनऊ की पुलिस लाइन में। लखनऊ पुलिस लाइन में। कहाँ की? लखनऊ पुलिस लाइन में घोषणा की। 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता के रूप में देने की घोषणा की योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में। और पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 1959 की घटना है। घटना क्या है? घटने के बारे में आप समझ गए होंगे। लद्दाख में चीन ने पीठ पर वार किया था, जिसमें 10 पुलिस सैनिक शहीद हो गए थे। 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। देखिए इसी क्रम में तीसरा प्रश्न लेते हैं। तो तीसरा क्या है? अग्नि प्राइम, जो कि बहुत ही चर्चा में रही। अग्नि प्राइम, इसका सफल परीक्षण किया गया हाल ही में। इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो अग्नि प्राइम मिसाइल है उड़ीसा के तट पर। उड़ीसा के तट पर
उड़ीसा के तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ? उड़ीसा के तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। अब अग्नि प्राइम नाम दिया गया, तो प्राइम है तो प्राइम का मतलब पहले भी अग्नि होगी। अग्नि प्राइम, जैसे मोबाइल कोई आता है तो प्राइम या प्रो आता है, तो उसमें कुछ फंक्शन अच्छे होते हैं, नए फंक्शन दिए जाते हैं। इसी तरीके से प्राइम को समझिएगा। तो अग्नि प्राइम एक अच्छे इसमें वर्जन दिया गया, अच्छा वर्जन दिया गया, अग्नि का अच्छा वर्जन। इसमें देखिए कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं। क्या जोड़ा गया? न्यू जनरेशन परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? न्यू जनरेशन परमाणु, न्यू जनरेशन अब देखिए इसका भार, न्यू जनरेशन प्राइम सक्षम मिसाइल है ये, और इसका भार कितना है? भार, तो भार पिछली जो मिसाइलें थी उनसे भार इसका हल्का है, क्योंकि प्राइम मतलब एक अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया गया, अच्छी तरीके से बनाया गया है। तो भार जब कम होगा तो मारक क्षमता अधिक होगी, तो इसलिए इसका भार कुछ कम किया गया, इसका भार कम कर दिया गया, पिछली मिसाइलों से भार कम कर दिया गया। तो अग्नि सीरीज में जितनी भी मिसाइलें हैं, इसको याद रखिएगा, अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइलें हैं, अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइलें हैं, इनमें सबसे कम वजन, मिसाइलों में सबसे कम वजन, सबसे कम वजन है अग्नि प्राइम की। अग्नि मिसाइल, अग्नि नाम से अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइलें हैं उनमें सबसे कम वजन अग्नि प्राइम में दिया गया है। अब देखिए, अब बात करते हैं मारक क्षमता की। मारक क्षमता, मारक क्षमता की बात करते हैं तो मारक क्षमता इसकी बहुत अधिक है। मारक क्षमता कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर, 1000 से 2000 किलोमीटर। मतलब अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा कर के इसको मारा जाए तो पाकिस्तान में कहीं भी हमला किया जा सकता है, पाकिस्तान में कहीं पर भी हमला किया जा सकता है। 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और भार इसका अग्नि सीरीज मिसाइलों में सबसे कम है। अग्नि सीरीज जितनी भी मिसाइलें हैं उनमें सबसे कम। अग्नि श्रेणी की एक नई पीढ़ी, एक नई पीढ़ी की उन्नत मिसाइल है। यह जो है नई पीढ़ी की उन्नत मिसाइल, या उन्नत संस्करण लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, उन्नत संस्करण, नई पीढ़ी का एक उन्नत संस्करण, नई पीढ़ी की उन्नत संस्करण मिसाइल है। याद कर लीजिएगा। अग्नि प्राइम उड़ीसा के तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम मिसाइल का उड़ीसा के तट पर सफल परीक्षण किया गया। न्यू जनरेशन प्राइम सक्षम मिसाइल है। भार इसका अग्नि सीरीज में जितनी भी मिसाइलें हैं भार सबसे कम दिया गया। मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर। नई पीढ़ी की उन्नत किस्म की उन्नत संस्करण मिसाइल है, उन्नत संस्करण मिसाइल है। देखिए चौथा प्रश्न लेते हैं। तो चौथा क्या है? केदारनाथ रोपवे ड्रीम प्रोजेक्ट, केदारनाथ रोपवे ड्रीम प्रोजेक्ट। इसके पहले शब्द पढ़िए। केदारनाथ कहाँ पर है? केदारनाथ बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। तो केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड यूके, उत्तराखंड में केदारनाथ है। रोपवे समझिए, रोपवे क्या होता है? रोपवे, रोप माने होता है रस्सी और वे माने रास्ता। तो रस्सी के सहारे जो रास्ता बनाए जाते हैं, कैसे होते हैं? जैसे पहाड़ है, ये पहाड़ की चोटी और यहाँ से यहाँ आना, इस तरीके की रस्सी होती है। इसमें कुछ वो बंधी ट्रॉली जैसी होती है, ट्रॉली जैसी इस तरीके की, उसमें बैठाल के और इस तरीके से आते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ आना है इस तरीके से, फिर यहाँ से यहाँ जाना है इस तरीके से। तो इस प्रकार से रोपवे होता है। ड्रीम प्रोजेक्ट, अब ड्रीम प्रोजेक्ट, तो ड्रीम प्रोजेक्ट
माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। केदारनाथ रोपवे एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका, क्योंकि वहाँ पर विकलांग और वृद्ध लोग जो जाते थे, वृद्ध और विकलांग लोग जो जाते थे, विकलांग नहीं दिव्यांग बोलते हैं, दिव्यांग एवं वृद्ध लोग, दिव्यांग और वृद्ध लोग जो वहाँ पर जाते थे तो उनको चढ़ने में कठिनाई होती थी, तो उनको या तो हेलीकॉप्टर सेवा लेनी, हेली सेवा एक चलती थी वहाँ पर, वो लेनी पड़ती थी, जो कि बहुत ही महंगी पड़ती थी। इसलिए इसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट मोदी जी का था, उसको वहाँ उन्होंने उद्घाटन किया है। तो कब किया इसका शिलान्यास? देखिए इसका शिलान्यास कहाँ पर किया? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इसका शिलान्यास किया। अब 22 तारीख आज है, तो कब किया? कल 21 अक्टूबर को। कब किया? 21 अक्टूबर को। किसने किया? मोदी जी ने। किसने किया? मोदी जी ने। मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। केदारनाथ रोपवे ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है और 21 अक्टूबर को किया, मोदी जी ने किया। इसके बाद दिव्यांग और वृद्ध लोग जो थे उनकी वजह से किया गया ये। अब देखिए इसमें होगा क्या, तो इसमें दूरी जो है कम समय में तय की जा सकेगी, दूरी कम समय में तय की जा सकेगी। तो इसमें 7 घंटे की दूरी इसमें दिया गया है, इससे 7 घंटे की दूरी, 7 घंटे की दूरी मात्र 30 मिनट में तय की जा सकेगी। 30 मिनट में 7 घंटे की दूरी तय की जा सकेगी। अब देखिए 7 घंटे ये पैदल लोग चलते थे, थक जाते थे, पहाड़ों पर चढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी, जिसमें वृद्ध और दिव्यांग लोग नहीं जा पाते थे। तो 30 मिनट में ये दूरी तय की जा सकेगी। अब ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट कितने दिन का है? प्रोजेक्ट इसको 2026 तक पूरा करना है। कितने दिन? 2026 तक, सन 2026 तक इसको पूरा किया जाना है। इसको पूरा किया जाना 2026 तक। कौन करेगा? NHAI पूरा करेगा 2026 तक। अब देखिए 9.70 किलोमीटर लंबी परियोजना है। 9.70 किलोमीटर, मतलब 9.9 किलोमीटर 700 मीटर लंबी एक परियोजना है। 1268 करोड़, लगभग 1268 करोड़ रुपया लगभग खर्च होगा। 1268 करोड़ लगभग रुपया इसमें खर्च होने वाला है। देखिए पांचवा क्या है? डॉक्टर KP अश्विनी, एक नाम लिखा है डॉक्टर KP अश्विनी। अब देखिए ये नाम क्यों चर्चा में है? डॉक्टर KP अश्विनी को क्या नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर KP अश्विनी को हाल ही में दूत चुना गया है। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इनको दूत चुना गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। अब देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इनको दूत के रूप में दूत, और दूत किस प्रकार के? विशेष दूत बनाया गया इनको, विशेष दूत के रूप में इन्हें चुना गया है। कहाँ चुना गया है? UNHRC। UNHRC के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ये पता होना चाहिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर, UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें इनको विशेष दूत के रूप में चुना गया है डॉक्टर KP अश्विनी, जो कि ये पहले भारतीय। कौन है? पहले भारतीय।
पहले भारतीय। अब भारत के हैं, अब बात करते हैं, अगर भारत के हैं, भारत में हैं कहाँ के, भारत के हैं तो कहाँ के हैं, भारत के हैं तो ये कहाँ के हैं, भारतीय हैं, कर्नाटक के, कहाँ के हैं, कर्नाटक, कर्नाटक के हैं। अब ये पहले भारतीय तो हैं, इसके बाद दूत के रूप में, दूत के रूप में, दूत के रूप में पहले एशियाई, दूत के रूप में पहले एशियाई भी हैं। तो दूत के रूप में पहले एशियाई हैं और कर्नाटक के हैं पहले भारतीय, पहले भारतीय दूत के रूप में पहले एशियाई कर्नाटक के हैं डॉक्टर केपी अश्विनी। अब डॉक्टर केपी अश्विनी तो डॉक्टर हैं, तो इनका क्या मुख्य कार्य था, रंग भेद और नस्ल भेद, इनका मुख्य रुचि इनकी किसमें थी, रंग भेद और नस्ल भेद, रंग भेद और नस्ल भेद इनकी मुख्य, इनका कार्य या इनकी इस कार्य में मुख्य रुचि थी, क्या थी, रंग भेद और नस्ल भेद। इनका कार्यकाल देखिए दूत के रूप में चुना गया है, तो इनका कार्यकाल भी होगा, कार्यकाल कितने दिनों का रहेगा, कार्यकाल यहाँ पर लिख लीजिएगा, कार्यकाल, कार्यकाल 3 वर्ष, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, 3 वर्ष का। यूएनएचआरसी का, यूएनएचआरसी में दूत के रूप में चुने गए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। पहले भारतीय कर्नाटक के दूत के रूप में पहले एशियाई, रंग भेद और नस्ल भेद इनके मुख्य कार्य, कार्यकाल 3 वर्ष। अब आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके के वीडियो के लिए और देखिएगा, इसको नोट जरूर करिएगा, जो भी हम प्रश्न लिखवाते हैं उसको नोट जरूर करिएगा, क्योंकि डेली जब हम पढ़ाते हैं, जैसे आज हमने पढ़ाया, इसके बाद जब हम कल लेके आएँ तो आज का याद होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन जो रिपीट करेंगे, जैसे हेडक्वार्टर या किसी तरीके, इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे ज़्यादा चर्चा में रहेंगे, उनको हम दोबारा रिपीट कराएंगे। और आज 22 तारीख है, आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।